ग्रीटिंग्स एवरीवन। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछता है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करने हैं, राइट। देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल मूवमेंट्स, मल्टीपल यू कैन फाइंड पर्सनालिटीज आर देयर। सो उन सबको हमें यहाँ पे देखना है। बट उसके पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशनलिज्म। See, nationalism means that there is a feeling of loyalty which is linked with your culture, language and history, right? And India में ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान डेवलप हुई, right? The desire for independence takes different shapes and forms, from cultural preservation to political autonomy. It may endanger unity or shared ideals, or disunity as factions clamor for different interests. The core element of nationalism stems from the feeling of identity and belongingness. So when you belong to one particular country, right? अब इंडिया में तीन फेज इंपॉर्टेंट है। पहला अर्ली फेज, सेकंड फेज और फाइनल फेज। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ये तीन फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्ली फेज जो है वो 1885 से 1905, तो आप देखेंगे 1885 से 95, 95 से 105, ये लगभग 20 साल का पहला फेज है। अब ये कब हुआ? अर्ली फेज कांग्रेस के बनने से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से। इस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास के इंटेलिजेंशिया लोग थे, इंटेलिजेंट लोग, मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो वेस्ट यानी यूएस, यूके, यूरोप के लिबरल और रैडिकल थॉट से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। उसके बाद दूसरा फेज आया 1905 से 1918। नाउ दिस सेकेंड फेज, यहां पे कांग्रेस मेच्योरिटी में पहुंचा, राइट। अब इसमें इन्होंने बोला कि सिर्फ हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बना, राइट। वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी मेथड्स जो हैं इस टाइम पे अपनाए जाने लगे। देखिए, क्रांतिकारी मेथड्स, रिवॉल्यूशनरी मतलब प्रोटेस्ट्स और आर्म्स सब उठा लेना, रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट। तो 1905 से 1918 का ये फेज है। 1990 से 1947 का जो फाइनल फेज है, इस वाले फेज में द परस्यूट ऑफ पूर्ण स्वराज इज देयर, यानी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस, जो कि महात्मा गांधी ने लीड करी थी। अब हमें ये भी फैक्टर्स भी समझने हैं कि इंडियन नेशनलिज्म आफ्टर ऑल इतने टाइम तक नहीं बन पाया। ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसे क्या फैक्टर्स इस टाइम पे बने, राइट, दैट एवरीबडी केम टुगेदर टू फाइनली लिबरेट इंडिया। क्या ब्रिटिश पॉलिसीज का इसके पहले रियलाइजेशन नहीं था, या ब्रिटिश पॉलिसीज लिबरल थी, या लोग एजुकेटेड नहीं थे? तो क्या फैक्टर बना, ठीक है। तो एक बहुत एमिनेंट रीजन लोग बताते हैं जो ये कहता है कि नए इंस्टीट्यूशंस, नई अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ और इंडियन नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ। एक डुअल आउटकम है, कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज ने बना दिया और कुछ उससे रिएक्शन में, राइट। दिस ओवर सिंप्लीफाइज द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पोर्ट्रेइंग अ पॉजिटिव रोल फॉर कॉलोनियल रूल। जबकि सच्चाई ये है कि कॉलोनियल रूलर्स ने इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ने से रोका है, राइट। ब्रिटिश स्कॉलर्स जो थे वहां पे, उन्होंने इंडिया को एक मेयरली जोग्राफिकल एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट किया और डाउट हमेशा रखा कि कभी भी ये देश नहीं बन पाएगा। 19th सेंचुरी के दौरान जब नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा था तो सर्टेन ब्रिटिश स्कॉलर्स ने एक नया पोस्चर अपनाया। उन्होंने सडनली ब्रिटिश राज को क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया इंडियन नेशनलिज्म के लिए। जबकि ट्रूथ क्या था? ट्रूथ ये था कि राज का प्रोटेस्ट करने की वजह से इंडियन नेशनलिज्म जो है वो बना। नाउ व्हाट इज द मोर एक्यूरेट पर्सपेक्टिव? तो इंडियन हिस्टोरियंस का फेवर इंडिया की तरफ होगा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का फेवर ब्रिटिश की तरफ होगा। देयर इज नथिंग मच टू कॉन्टेम्पलेट ऑन इट। अब हमें कॉन्ट्रडिक्शन समझना है कि इंडिया और
कॉलोनाइजर्स के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस थे। तो किन किन स्टेजेस पे हम देखेंगे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमी और इंटेलेक्चुअल वाइज। तो सबसे पहला आपको दिखाई देगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, it should have been modernized, right? Gradually, people began to see that it was the colonial rule that retarded India, and the interests of the Indians were on the same as those of all sections. Nationalism arose as an attempt to answer those contradictions which were inherent in its character and policies of colonialism. Right? तो लोगों को दिखाई देने लगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर मेमोरी ऑफ 1857 कहते हैं, जहाँ पे नाना साहेब, तांत्या तोप, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स लोगों की मेमोरी में फ्रेश थे। लोग इनके ऊपर किताबें लिखने लगे, गीत लिखने लग गए, राइट। तो अब इस पीरियड में हमें ये भी देखना है कि हुआ क्या। तो इंडिया को एक तरीके से यूनिफिकेशन मिलने लगा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। ये चीज लॉर्ड डलहौजी ने करी, राइट। रेलवेज इंट्रोड्यूस करा, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करा, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। तो कम्युनिकेशन जो है, देखिए कम्युनिकेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन के बढ़ने से बाकी सारी चीजें अपने आप बढ़ने लग गई। बट ये कम्युनिकेशन लॉर्ड डलहौजी ने अपने फायदे के लिए बढ़ाया था, ना कि इंडियन इंटरेस्ट के लिए, इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए था, राइट। लेकिन बाद में पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर लिया। अब हम देखते हैं जोग्राफिकल एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ इस फेज के दौरान। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन में हिमालयाज से लेके केप कॉमोरिन तक, आसाम से लेके खाइबर पास तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सब जगह ये थे। इतना बड़ा एम्पायर इसके पहले मौर्याज या मुगल्स का ही हुआ था। ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड मोर एक्सपेंसिव स्टेट, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर वास्ट एंड डाइवर्स टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी की बात करें तो इंडियन प्रोविंसेस वर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट गवर्नेंस। प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्टली रूल करते थे। यानी इंडिया को दो हिस्सों में तोड़ा था, इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में थे, प्रिंसली रूल्स, राजा महाराजा जो इनडायरेक्ट रूल में थे, राइट। यूज ऑफ द स्वॉर्ड, सिविल सर्विसेज, सिंगुलर जुडिशरी, सिंगुलर लॉज, ये सारी चीजों ने पॉलिटिकल यूनिटी दी। ड्रिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, मिलिट्री नीड्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ब्रिटिश ने अपने मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप किया, जिससे ब्रिटिश का इकोनॉमिक पेनिट्रेशन और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा। नाउ यू सी, दिस इज अ पर्टिकुलर एपिसोड जो लिखा है कि यूनिटी ऑफ कंट्री वाज मैनिफेस्टेड इन द रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे कंपार्टमेंट्स had been inhabited by all people from north to south, east to west, poor, masters, servants within it. So it narrowed the gap among them and made them feel that they were part of this huge India under the British Raj. अब इसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप जब इंडियन नेशनलिज्म का होता है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पे। जब 1877 में दिल्ली दरबार लग रहा था, पहली बार हमको देखने को मिला, तो इंडियन जर्नलिस्ट को बुलाया गया और नेटिव प्रेस एसोसिएशन अपना बनाया। उस टाइम पे S.N. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के जो लीडर थे, बंगाली न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी बने। रिजॉल्व टू मीट वंस और ट्वाइस एवरी ईयर टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू प्रेस एंड द कंट्री। तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877 में प्रेस को लेके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सोचिए उस टाइम पे प्रेस यानी कौन कौन ही पढ़ता रहा होगा पेपर, मैगजीन। तो उस टाइम पे जो भी लोग थे उनको बुलाया गया दिल्ली दरबार में। The economic interdependence emerged as the failure of crops in one region affected prices and supply in another. Development of modern transport and communication brought leaders from different regions together.
पॉलिटिकल आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, राइट। इसकी वजह से वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। फिगर्स लाइक सर चार्ल्स ई ट्रेवेलन, टीबी मैकॉले एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में। इंग्लिश एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी वजह से वेस्टर्न आइडियाज लोग पढ़ पा रहे थे इंग्लिश में, और यूरोप में क्या क्रांति चल रही थी उससे इंडियंस इंट्रोड्यूस हो गए, तो नुकसान इनका हो गया। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करी थी कि अपने पेपर वर्क कंप्लीट करा सकेंगे, फैक्ट्री में पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन करा सकेंगे, कम्युनिकेशन कर सकेंगे। लेकिन नुकसान हो गया, फिर इंग्लिश में किताबें पढ़ने लग गए लोग, और वेस्ट में किताबें लिखी जा रही थी। और सर चार्ल्स ईवी ट्रेवेलान ने ये चीज पहले ही बोल दी थी कि जो पढ़े लिखे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस है ना, यही ब्रिटिश रूल की मौत का कारण बनेंगे, राइट। यही ब्रिटिश रूल की मौत का कारण बनेंगे, और हुआ भी अल्टीमेटली वही। उन्होंने बोल दिया था उस टाइम पे कि if this education was designed to colonize the minds of the Indian intelligentsia and breed them in a sense of loyalty, the Indian intelligentsia also selectively appropriated and manipulated that knowledge of domination to craft their own critique of colonialism. अब वेस्टर्न ऑथर्स लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पाइन, स्पेंसर, वॉल्टेयर, मिल्टन, शेली, ये सब जो रेडिकल थॉट्स थे, इनके जो मॉडर्न रैशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उसको लोग पढ़ने लगे। इंग्लिश लैंग्वेज ने भी नेशनलिस्ट लीडर्स को, क्योंकि वो इंडिया भी जो लीडर्स हैं वो खुद डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब इसकी वजह से जो एजुकेटेड लोग थे वो नेशनलिज्म को अडॉप्ट करने लगे, और ये ऑफ्टन इंग्लैंड विजिट करते थे हायर एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक फ्री कंट्री में मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं कंपेयर टू द सिचुएशन इन मेरी कंट्री, राइट। तो ये जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास बढ़ती चली जा रही थी मिडिल क्लास से, राइट, तो वो एक न्यूक्लियस यानी केंद्र बनती चली गई पॉलिटिकल अनरेस्ट का। ये वो सेक्शन था, ये भूल जाते हैं लोग कि इंडिया के जो मेजर शुरुआती पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने हैं वो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो कि इंग्लैंड के सिस्टम से प्रभावित थे उन्होंने बनाए। जनरल मासेस में पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं थी। प्रेस और लिटरेचर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ओन्ड इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स आने लग गए थे 1877 में। कब? 1877 में 169 न्यूज़पेपर्स थे। तो ये आपने जैसे देखा कि दिल्ली दरबार के लिए बुलाया था, तो 169 न्यूज़पेपर्स थे जहाँ पे पब्लिश होता था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, और 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज बनती थी, राइट। प्रेस करता क्या था? तो ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ऑफिशियल पॉलिसीज़ को, राइट। सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियाज़, सिविल राइट्स के आइडियाज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आइडियाज़, ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू पहुंचने लग गए लोगों तक। सो रोल ऑफ प्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के पास्ट की रीडिस्कवरी भी हुई। देखिए इंडिया की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ये जो डिवीजन है हिस्ट्री का, यानी इंडिया के पास्ट की जो स्टडी है वो भी यूरोपियन स्कॉलर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से स्टार्ट हुई। कुछ रिसर्च करी जैसे मैक्स म्यूलर, मॉनियर विलियम्स, रॉथ और ससून, इन सब लोगों ने कुछ रिसर्च करी। आरजी भंडारकर, आर.एल. मित्तर एंड स्वामी विवेकानंद, ऐसे कुछ और हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडिया के पास की एक नई पिक्चर हमारे सामने रखी। ये पिक्चर बताती थी कि इंडिया में पहले से ही वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है आर्ट एंड कल्चर में, न्यूमरस सिटीज भी हैं, राइट। यूरोपियन स्कॉलर्स ने एक थ्योरी रखी थी कि इंडो आर्यंस जो हैं ये उसी एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनसे यूरोप के अदर नेशंस बने हैं। इससे इंडियंस का जो साइकोलॉजिकल बूस्ट है वो भी बढ़ गया। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस सो गेन्ड हेल्प्ड दीज नेशनलिस्ट
टू डेमोलिश कॉलोनियल मिथ्स। फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में हुए, तो उसके भी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर थे, जिसमें सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ों को हटाया गया। यही सब इंडिकेट करता है कि इंडिया का मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है वो बढ़ रहा था, यानी टाउन्स बढ़ रहे थे, राइट। The new middle class was well integrated, all India class with varied background but a common foreground of knowledge, ideas and values. It was a minority of Indian society but a dynamic minority. It had a sense of unity of purpose and of hope. Now, the leadership of the Indian National Congress in the early stages, in all its stages, was provided by the educated middle class. The educated middle class. There were also important developments going on around the world, right? साउथ अमेरिका में स्पेन और पोर्टुगल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। जब इनका कंट्रोल खत्म हुआ तो बहुत सारे नेशन साउथ अमेरिका में निकल के आए। लिबरेशन के मूवमेंट्स ग्रीस और इटली में भी हुए, आयरलैंड में भी हुए, जिसने इंडिया की नेशनलिस्ट रैंक को, आयरलैंड की लड़ाई देखिए यूके से थी, तो आयरलैंड ने ये जो होम रूल मूवमेंट है, ये सब आयरलैंड से इन्फ्लुएंस हुआ। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम का जो म्यूजिक है वो भी आयरलैंड से इन्फ्लुएंस्ड है। रूलर्स की रिएक्शनरी पॉलिसीज और रेशियल एरोगेंस, राइट। देखिए वाइट्स ये यूरोप बिलीव करते थे, यूरोपियंस ये बिलीव करते थे कि वो हमेशा ही रूल करने आए हैं। उन्होंने एक डेलिबरेट पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन की अपनाई। लॉर्ड लिटन का नाम इसमें सबसे आगे आता है। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की इंडिया फेल डीपली हर्ट बाय दिस लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज, रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट from 21 to 19 years in 1876, the Grand Delhi Darbar of 1877 when country was in the severe grip of famine, Vernacular Press Act of 1878, Arms Act of 1878, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये सारा जो है विद्रोह बना। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई। रिपन, लॉर्ड राइपन की जब गवर्नमेंट आई, ठीक है, लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट ने जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शंस को एबॉलिश करने की कोशिश की थी और बोला कि इंडियन मेंबर्स सिविल सर्विसेज का पार्ट बन सकते हैं और उनके पास भी वही पावर्स और वही राइट्स होगा जो यूरोपियन कलीग्स के पास होता है। तो लॉर्ड रिपन had to modify the bill, thus almost defeating the original purpose because of the stiff opposition from the European community. It became clear to nationalists that justice and fair play could not be expected where interests of European community were involved. The organized agitation by Europeans to revoke the Ilbert Bill also taught nationalists how to agitate for certain rights and demands. So Ilbert Bill controversy, लॉर्ड लिटन की पॉलिसी, लॉर्ड रिपन का रिफॉर्म जो कि लग नहीं पाया, चल नहीं पाया, ये सारे एक फैक्टर्स बने जब नेशनलिस्ट को ये समझ में आया कि यार ब्रिटिशर्स के अंडर तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे ये ज़रूर पढ़ना है कि कांग्रेस बनने के पहले, कांग्रेस बनी 1885 में, क्या 1885 के पहले कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे जो किसी चीज़ को लीड कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन 19th सेंचुरी के जो पहले हाफ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बने वो बहुत लिमिटेड थे अपने स्केल में, क्योंकि वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक लोग थे। ये सब रीजनल कैरेक्टर था, राइट, रीजनली ग्रुप्स बने थे और ये लोग पिटीशंस रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मांगते थे, इंडियंस को इंक्लूड करने की बात करते थे और एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात करते थे। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आए उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास ज़्यादा था, उनका एक बिगर एजेंडा था, राइट, उनका एक बिगर एजेंडा था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बंगाल में कांग्रेस के पहले कौन कौन से एसोसिएशंस थे।
तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाई 1836 में। बंग भाषा बंगाल की भाषा, प्रकाशिका यानी पब्लिकेशन, सभा, तो बंग भाषा पब्लिकेशन प्रकाशिका सभा। फिर बनाया जमींदार एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी बोला जाता है, ताकि जमींदारों के इंटरेस्ट बचाए जा सके। राइट। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के मेथड्स को आगे रखने का पहला ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। फिर 1843 में आप देखेंगे बंगाल की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है। राइट। क्या कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके एक्चुअल कंडीशन को रिकॉर्ड करना है और दूसरे तरीके के पीसफुल और लॉफुल कैरेक्टर यूज करने हैं। राइट, ताकि लोगों की मांगे रखी जा सके। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन BIA बन जाते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पिटीशन लिखते हैं जहां पे इन्होंने कुछ सजेशंस बोले थे चार्टर ऑफ द कंपनी में इंक्लूड करने के लिए। इन्होंने बोला कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाइए जो लॉ बनाएगा, पॉपुलर कैरेक्टर यानी जो चुनाव होके आना चाहिए, चुने हुए इलेक्टेड लोग बैठने चाहिए इस लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस को एक आदमी को मत सौंपिए। हायर ऑफिसर्स की सैलरी में कटौती करिए क्योंकि सैलरी आप हमारे ही पैसे से देते हैं। और सॉल्ट ड्यूटी, अकबरी और स्टैम्प ड्यूटीज को क्या करिए, एबॉलिश करिए। ये 4 मांगे रखिए। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 जब आया तो उस टाइम पे मान लिया गया। राइट, जिसमें बोला गया कि 6 एडिशन मेंबर्स टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस ये होने चाहिए। फॉलोड बाय दिस 1853 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। दादा भाई नेहरू जी, इनका नाम बहुत बार आपको सुनाई देगा। कांग्रेस के पहले से ये हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दादा भाई नेहरू जी 1866 में लंदन में, जहाँ पे इन्होंने इंग्लैंड में जो लोग हैं उनको इंडियन वेलफेयर के बारे में वो आइडिया वहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट किया। फिर 1875 में 10 साल बाद इंडियन लीग बनी। शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट करा, जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन को इंकरेज करने की बात कर रहे थे। फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA के नाम से जाना जाता था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, राइट, सुपर सीडेड द इंडियन लीग के ऊपर बन गई 1876 में। और इसको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया। राइट। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज हैं, प्रो जमींदार पॉलिसीज हैं, उससे क्या थे, दे वर अफेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? इंडियन एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसने सही मायने में इंडिया के पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल के लिए काम किया। राइट। इन्होंने 1877 में जब सिविल सर्विसेज की एज लिमिट बढ़ाई जा रही थी, तो कम की जा रही थी, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इन्होंने बोला कि इंडिया और इंग्लैंड एट द सेम टाइम सिविल सर्विसेज दोनों जगह होनी चाहिए। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के दौरान ये सब जो चीज़ें की गई थी उसके अगेंस्ट इंडियन एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया। बंगाल और आउटसाइड बंगाल इसके ब्रांचेस खुले। राइट। इस एसोसिएशन ने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करी, जो सबसे पहले 1883 में कांग्रेस के बनने के पहले कलकत्ता में हुई। बहुत 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 100+ डेलीगेट्स डिफरेंट कंट्री से आए। इसीलिए इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का कहा जाता है, फोर रनर कहा जाता है। राइट, क्योंकि ये ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक पहला रूप था। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में जाके ये मर्ज हो गया। बॉम्बे में भी कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिसमें आपको पूना सार्वजनिक सभा दिखाई देगा 1867 में, महादेव MG रानडे। ठीक है, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। राइट। फिर
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना। बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग ने 1885, तो कांग्रेस बन रही थी। कांग्रेस का भी पहला सेशन भी बॉम्बे में ही हुआ था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना उस टाइम पे। फिर मद्रास में भी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने। मद्रास की महाजन सभा 1884 में बनी। सबसे लास्ट में एम वीराघावचारी, बी सुब्रमण्या अय्यर एंड पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के पार्ट थे। प्री कांग्रेस के पहले कौन कौन सी कैंपेन्स इन एसोसिएशंस ने चलाई? तो इन्होंने बोला कि कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, गवर्नमेंट सर्विस को इंडियनाइज करो, अफगान एडवेंचर ऑफ लॉर्ड लिट्टन के अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, राइट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट, इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में, ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, अगेंस्ट मैक्स रिडक्शन इन द एज ग्रुप ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट. These are the important questions that they took. Now, this is the timeline that you will remember and note down. This is the timeline that you will remember and note down. तो सबसे पहले कोई अगर बोलेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल यूनिट कोई बनी, तो आप बोलोगे इट वाज बंग भाषा, इट वाज बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, राजा राम मोहन रॉय. फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन. फिर मुंबई में आपको दिखाई देगा पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास महाजन सभा बीइंग द लास्ट, राइट. नाउ आफ्टर दैट यू विल स्टडी द स्टडी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द स्टार्ट ऑफ द मॉडरेट फेज. तो 1870s और 1880s में एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ग्राउंड वर्क जो था वो तैयार हो चुका था. एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, यानी अंग्रेज था, ए.ओ. ह्यूम. उसने इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा किया और बोला कि अब समय आ गया है उनके कोऑपरेशन का. इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सेशन है 1885 दिसंबर में बॉम्बे में हुआ, राइट. इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने स्टार्ट करी थी, उसके 1883 और 1885 में 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके थे. तो उसके बाद जो बॉम्बे में सेशन होता है जिसमें ए.ओ. ह्यूम इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे 72 डेलीगेट्स आते हैं और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र भट्टाचार्य, ये इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं. और उसके बाद से ईयर आफ्टर ईयर कांग्रेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सालाना दिसंबर में मिलता है. और इसी टाइम पे कांग्रेस को उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स जैसे दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट बने, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले. These are the early presidents of Indian National Congress. They were also leaders like महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर. ये सारे साउथ में आपने देखा है. महाजन जो मद्रास महाजन सभा बनी थी वहाँ पे इनका नाम आया. डिनशॉ वाशा भी एक नाम आता है. कदम्बिनी गांगुली का नाम याद रखिएगा. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1890. शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन, जहाँ पे बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन ऑफ इंडिया आर ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस. तो अब आपको दिखाई देने लगेगा कि प्रोविंशियल एरियाज में ईयर आफ्टर ईयर जो सेशंस करा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी वजह से एक पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो मासेस में फैल रही थी. फिर एसोसिएशंस और भी बन रहे थे, न्यूज़पेपर्स, लिटरेचर स्प्रेड हो रहा था. यहाँ पे एक थियरी आती है, थियरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व. ऐसा कहा जाता है क्योंकि ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, तो ऐसा कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को कहीं ना कहीं शक था कि इंडिया का जो इंटेलिजेंट क्लास है वो पॉलिटिकल एजिटेशन करेगा. तो अगर उन सबको कलेक्ट करके उनके आइडियाज़ पहले ही समझ लिया जाए तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि वो क्या चाहते थे. तो ये जो थियरी है सेफ्टी वॉल्व की, ये इंडियंस तक पता नहीं कैसे पहुंचने लग गई. ठीक है, अब इसकी वजह से ही
तो लॉर्ड डफरिन जो है कि मतलब लोग कहते हैं कि एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कन्विंस कर लिया था कि कांग्रेस को बनने दो। तो ये याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 1885 में इट वाज लॉर्ड डफरिन जिन्होंने कांग्रेस को बनने दिया। ये मन में सवाल आना चाहिए कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना बड़ा पॉलिटिकल एजिटेशन ग्रुप बन रहा था और इसकी इतनी बड़ी मीटिंग हो रही थी बॉम्बे में, तो ब्रिटिश चाहता तो नहीं होती, ये हुई कैसे? तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थियरी को प्रमोट किया कि बोला ये कांग्रेस बनाई इसलिए गई है। देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अब हमें ये याद रखना है कि डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, शिशिर कुमार, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑल ऑफ दीज आर मॉडरेट लीडर्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के आगे बढ़ना चाहते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव जब रखी गई तो मॉडरेट्स नहीं रखी, लेकिन जब ये पॉलिटिकल आइडियाज बढ़ने लग गए तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए, उन्होंने बोला ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तो ये सेफ्टी वॉल्व थियरी जो है ये प्रमोट होने लग गई। देन देयर वाज दिस कॉन्स्पिरेसी थियरी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस स्टार्टेड टू बिलीव ऑल्सो ऑन दिस सेफ्टी वॉल्व नोशन। ठीक है, आरपी दत्त ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से बन के आई है ताकि पॉपुलर अपराइजिंग को खत्म किया जा सके, राइट? और इसीलिए जो एजुकेटेड लोग हैं वो इसका पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो इंडियन हिस्ट्री पे पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और आज वो ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी और ये लोग एक नेशनल बॉडी बनाना चाहते थे फॉर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स, राइट? इन्होंने ये भी बोला कि अगर इंडियंस ऐसी मीटिंग कर रहे थे तो फॉर श्योर अनसरमाउंटेबल ऑपोजिशन आया होगा ऑफिशियल से, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पाती अगर ये ऑफिशियल्स आते तो। ऐसे में इन्होंने बोला कि बिपिन चंद्र ये बोलते हैं कि जैसे एओ ह्यूम जैसी इसका पार्ट बने, एक लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया, नेशनलिस्ट फोर्सेस सारी एक साथ आ गई। तो ये थियरी है, सेफ्टी वॉल्व थियरी और लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। लाइटनिंग कंडक्टर कहती है कि ब्रिटिश की वजह से पॉलिटिकल एजिटेशन यूनिफाई हो पाया और सेफ्टी वॉल्व कहती है कि आज़ादी शायद पहले मिल जाती, ब्रिटिश administration started to figure out what Indians want and that is how they started to manipulate. Now you need to understand that Indian National Congress इस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जैसा आज प्रेजेंटली हमारे सामने है। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल पंजाबी नहीं हुआ करता था, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था where people had decided that every year in different parts of the country they would meet in the month of December, राइट? हाउएवर इट इज स्टेटेड दैट पहली बार डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टेकअप किया, राइट? पॉलिटिसाइज करना था, पॉलिटिकली एजुकेट करना था लोगों को। नेशनलिस्ट वर्कर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो हैं उनको एक साथ करना था, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना था, डेवलप करना था, प्रोपोगेट करना था, पॉपुलर डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना था, नेशनल यूनिटी की फीलिंग को कंसोलिडेट करना था जाति, धर्म और जगह के ऊपर, और इंडियन नेशनल नेशनहुड को नर्चर और प्रमोट करना था। तो इसमें आप एरा ऑफ मॉडरेट्स देखते हैं 1885 से 1905। हमने याद करिएगा 3 फेजेस में हिस्ट्री देखी है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और फाइनल फेज। जो फर्स्ट फेज है वो 1885 से 1905 है, जो सेकेंड फेज है वो 1906 से लेके 1919 तक का है, और जो फाइनल फेज है वो 1919 से बियॉन्ड में है। तो देर आर नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डिनशॉ वाशा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी। दे वर अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस इन द मॉडरेट एज। ये लीडर्स के नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डिनशॉ वाशा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर देयर ईदर फ्रॉम बॉम्बे और फ्रॉम बंगाल। They were in that phase the believers in liberalism and moderate politics, इसलिए इनको moderates कहा गया, राइट? और इनको नियो नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट लोगों से अलग रखा गया। मॉडरेट की अप्रोच क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये सब आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस धीरे धीरे आएगी।
इन्होंने दो तरीके से ये चीज़ करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला पहले पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट करो ताकि एक कॉन्शियसनेस बने, एक नेशनल स्पिरिट बने, और फिर उनको एजुकेट करो, यूनाइट करो कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। और दूसरा, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को परसुएट करते रहो ताकि वो इंडिया में रिफॉर्म्स नेशनलिस्ट आइडियल्स पे लाता रहे। इन्होंने प्रेयर और पिटीशन का माध्यम अपनाया और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ, प्रेयर और पिटीशन करने से काम नहीं हुआ, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे। अब देखिए, रिजॉर्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एसेस करना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन? Constitutional agitation at a time when there was no constitution? No. Constitutional agitation here means that agitation in the lines of accepted methodology or tools, peaceful protest for that matter. Constitutional agitation का मतलब ये हुआ कि लॉ मेकिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे स्लोगनरिंग करेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे. So here you will find that British Committee of the Indian National Congress was also established, and this was established much later. लंदन में 1889 में बनी, right? दादा भाई नौरोजी spent substantial portion of his time in London, right? Putting India's case abroad. 1890 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है ना, वो लंदन में कराया था. कब? इट वॉज 1890 में डिसाइड हुआ और 1892 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ. क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन चल रहे थे 1891 में, द प्रपोजल वॉज पोस्टपोन्ड एंड नेवर रिवाइव्ड लेटर. सो मॉडरेट लीडर्स बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल कनेक्शंस विद द ब्रिटेन वर इन इंडियाज इंटरेस्ट एट दैट स्टेज ऑफ हिस्ट्री एंड दैट द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल. बट देर आर important contributions that they have made that we have to study. Okay. देर आर सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि आपने इससे पहले देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें 80 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंश्योर कर दी गई थी. धन्यवाद. चार्टर एक्ट 1853 में कर दी गई थी. उसके बाद 1892 में जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आई, इंडियन काउंसिल्स एक्ट का काम क्या था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर जब आप वर्ड काउंसिल देखते हैं तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, दो ही तरीके की काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. तो जो मॉडरेट्स थे वो इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन काउंसिल्स में बढ़ाना चाहते थे. तो इनकी डिमांड्स को मानते हुए 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट बनी, राइट. कुछ कैंपेन्स इन्होंने चलाए. अब उसके बाद हमें यहाँ पे रोल ऑफ द मासेस को देखना है. उसके बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं 1905 से 1918 का, रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट. तो ये वाले जो मूवमेंट है, मॉडरेट के क्या अचीवमेंट्स थे, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. और बहुत जल्दी हम एंट्री ऑफ महात्मा गांधी पे पहुंचेंगे और जहां पे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया. लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी का कंट्रीब्यूशन है, जो लॉर्ड रिपॉन ने किया, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब आई, लॉर्ड लिटन क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, आर्म्स एक्ट कब आई, किस व्यक्ति को जिम्मेदार बोला जाता है पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ और कम्युनिकेशन के लिए. इंडिया में कांग्रेस के पहले जो एसोसिएशंस थे उनके नाम, उनके फेजेस, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस का कंट्रीब्यूशन. पहली लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हुआ, और जितने भी एसोसिएशंस हैं ये सारे आपको ईयर बाय ईयर याद होने चाहिए. तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इस टाइम पे तीन इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम मॉडरेट के अचीवमेंट्स करेंगे, फिर हम एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की तरफ सेकेंड फेज को पढ़ेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. इस लेक्चर को दोबारा पूरा प्रॉपर देखना है आपको. स्टैटिक और करंट साथ साथ चल रहा है और हमारे जीके के रिकॉर्डेड सीरीज में ये हमारा सेकेंड लेक्चर जा रहा है जिसमें हम मॉडर्न नेशनलिज्म को टेकअप कर रहे हैं. Obviously, there are important chapters, almost 8 to 9 chapters before we study modern nationalism, where you study the tribal movements, you study socio-religious reform movements, you study the Battle of Plassey and Battle of Buxar, you study the First War of Independence 1857,
You study why did Europeans enter into Indian subcontinent. So all of that backdrop we have avoided because important है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में जब स्टार्ट हुआ हम उसको ज़्यादा क्लोजली असेस कर पाएँ. So this was Harshvardhan Tripathi signing off. I'll see you guys in the next.